सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम कक्षा 11 में ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत भारत की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की स्थिति के अंतर्गत भारत विश्व के मानचित्र में भारत विश्व के मानचित्र में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व के मानचित्र में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश है। दूसरा है भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। 500 बिंदु भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत को कर्क रेखा दो भागों में विभाजित करती है।
करती है उत्तरी भारत, उत्तरी भारत, और नंबर 2 दक्षिणी भारत। भारत को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। नेक्स्ट है भारतीय समय मानक रेखा, समय मानक रेखा या समय प्रमाणित रेखा, समय प्रमाणित रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है। पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, नंबर 2 पश्चिमी भारत। अब आगे देखिए, भारत 2 गोलार्धों में, 2 गोलार्धों में स्थित है। भारत 2 गोलार्धों में स्थित है। पहला है भारत 2 कटिबंधों में, भारत 2 कटिबंधों में, भारत 2 कटिबंधों में स्थित है। नंबर 1 उष्णकटिबंध और नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंध। आगे भारत में, भारत को भौतिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से 6 भागों में, 6 भागों में विभाजित किया गया है, किया गया है। पहला है
प्रदेश उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है थार का मरुस्थल, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। अब इन सबको हम भारत के मानचित्र में देखेंगे। इसमें कुछ बिंदु आए हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। इसके लिए हम प्रत्येक बिंदु को ध्यान में रखते हुए आपको भारत के मानचित्र के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। तो जरा गौर से देखें और देखकर समझने की कोशिश करें। ये बिंदु कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों में ही होगा, तो इसके लिए इस पर विशेष ध्यान देना है। देखिए, इनको अपनी फेयर कॉपी में उतार लें और याद करने की कोशिश करते रहें। देखिए भाई, पहला बिंदु था कि भारत विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इससे पूर्व हम पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। अक्षांश रेखाएं कैसे होती हैं और कैसे खींची जाती हैं, और देशांतर रेखाएं किस प्रकार खींची जाती हैं। इन बिंदुओं को बिल्कुल विशेष ध्यान देना है और ये संख्या में कितनी होती है। तो देखिए भैया, पहले अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये संख्या में 180 और भूमध्य रेखा बराबर कितनी हो गई? 181। अब ये किस प्रकार से है तो इनको देखिए। यह आपका ग्लोब है, इसमें ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये पूर्व बीच में ये जो रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा
या दूसरा नाम इसका विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए इसमें 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर में और 90 अक्षांश ही दक्षिण में है, दक्षिण में। ये जो भूमध्य रेखा है ये दो भागों में विभाजित कर रही है। इससे ऊपर का जो भी ये पूरा भाग है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो नीचे का भाग है पूरा ये क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। ये ऊपर का पूरा भाग भूमध्य रेखा से ऊपर का पूरा भाग उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध हो गया गोलार्ध, और नीचे का जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो आगे देखिए उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश है और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है, 90 अक्षांश है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे खींची जाती है, इस प्रकार से खींची जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये पूर्व हो गया, इधर ये पश्चिम हो गया, पूर्व से पश्चिम की ओर। इस प्रकार से भूमध्य रेखा की जो अक्षांश रेखाएं हैं वो भूमध्य रेखा की, भूमध्य रेखा की समानांतर, समांतर खींची जाती हैं। ये जो भूमध्य रेखा है इस भूमध्य रेखा के समान खींची जाती है। दूसरा, इसमें देखिए इसमें 0 से 90 उत्तरी गोलार्ध में और 0 से 90 ही दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं होती हैं। आगे आता है देशांतर रेखा, जरा गौर से देख लेना भाई। गौर से देख लें इसको और समझने की कोशिश करें। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से या उत्तर से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव या उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को, खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को, काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है।
इनकी संख्या 360 देशांतर होती है, देशांतर होती है। अब इनका विभाजन देखिए, 180 देशांतर पूर्व में और 180 देशांतर पश्चिम में होती हैं। अब आगे देखिए उनका विभाजन किस प्रकार से है, जरा ग्लोब को देखिए। मैंने ये ग्लोब बनाया, इसमें ये उत्तरी ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ये जो रेखा है इसको कहा जाता है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। इसका इधर का ये जो पूरा भाग है ये पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, पूर्वी, और इधर का ये जो भाग है पूरा ये कहलाएगा पश्चिम। इधर का पूर्वी, इधर का पश्चिम। इसमें इस गोलार्ध में, पूर्व गोलार्ध में 180 देशांतर है। कितनी है? 180। और इधर पश्चिम में भी 180 देशांतर है। इनको देखिए, ऐसे ये पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। ये ऐसे खींची जाती है ग्लोब में, देखना भाई। पूर्ण वृत्त जैसी संरचना का निर्माण ये करती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का ही निर्माण करती हैं। इनमें अंतर भी होता है, तो आपको बाद में बताएंगे। ये ऐसे खींची जाती है, जबकि देशांतर रेखाएं की संरचना ऐसे देखी होगी आपने ग्लोब में। ये अक्षांश रेखाएं जो मैंने आड़ी खींची हैं, और ये जो खड़ी जो रेखाएं हैं वो कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं हैं। आगे देखना, इसमें जो देशांतर रेखाएं एक देशांतर से दूसरी देशांतर के बीच, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 111.6 किलोमीटर होती है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि जो भूमध्य रेखा है वहां दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। इसके बाद में जो जो भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती चली जाती है, और ध्रुवों पर जाकर ये एक जगह मिल जाती है। दूसरा अगला है इसमें कि एक देशांतर से, ध्यान देने की बातें हैं, प्रश्न पूछा जाएगा। एक देशांतर से दूसरी देशांतर को
पार करने में समय पूछा जाता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है। तो एक देशांतर से यहां से इस देशांतर की ओर जाएंगे तो इसको पार करने में कितना समय लगता है। तो एक देशांतर से इस दूसरे देशांतर के जो बीच की जो दूरी है ये, इसको पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। इसके मैथमेटिकल सवाल भी है जो प्रायोगिक में काम आते हैं, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। उनके लिए आपको अभी बता देता हूं मैं थोड़ा सा, बाकी और आगे देखेंगे। जैसे देखिए उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे कोई भी नगर है, एग्जाम्पल के रूप में नगर है, ये कोई भी नगर का नाम है, उदाहरण दिया अपन ने, कोई भी नगर है, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये सवाल, ये जो क्वेश्चन है बार बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हम यही देख लेते हैं। 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, जिसका समय जिसमें समय सुबह 9 बजे है, जबकि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित नगर का समय ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यही बता देता हूं कि उदाहरण दोबारा देख लें। नगर है 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जिसमें समय सुबह करीब 9 बजे है, जबकि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित नगर का उससे समय ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको मालूम है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के जो बीच में जो लगने वाला जो समय है वो समय कितना है, 4 मिनट का है। तो हम ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे, तो गौर से देखना। ये जो लिखा है मैंने 0 डिग्री देशांतर, ध्यान देना, 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर है। इससे इधर का ये जो भाग है, रोग में आपने देखा, बताया मैंने कि इधर का जो भाग है ये पूर्वी भाग होगा, और इधर का जो भाग है वो कौन सा भाग होगा, पश्चिमी भाग होगा। बात क्या कर रहे हैं, पूर्व की बात कर रहे हैं। दोनों नगर कहाँ स्थित है, पूर्व में, नगर है भी पूर्व में और नगर है भी पूर्व में। इसमें अंतर क्या होता है, इसका कारण क्या है कि अगर पूर्व में समय है, ज्ञात समय पूर्व में है और अज्ञात समय भी पूर्व में है, तो समय आगे होता है। और अज्ञात समय अगर पश्चिम में है, अज्ञात समय जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है और उस नगर का समय हमसे पूछा जाता है और पश्चिम में होता है, तो समय पीछे हो जाता है। तो देखिए
देशांतर रेखाओं से कितने इधर पूर्व में 180 है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 45 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और यहाँ नगर क्या कौन सा स्थित है? नगर है, नगर है। समय क्या हो रहा है नगर में? सुबह के 9 बजे। आगे कह रहा है कि 60 डिग्री, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित नगर कौन सा है? बैंड नगर। इसका हमको समय क्या करवा रहा है भाई? याद करवा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, दोनों जो नगर है उनके बीच कितने देशांतरों का अंतर है? दोनों नगर है और नगर के बीच में कितने देशांतर रेखाएं स्थित है? तो सबसे पहले दोनों देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर निकालेंगे। नगर है और नगर के बीच में कितने देशांतर रेखाएं स्थित हैं? देखिए कितना अंतर आया है? 60 माइनस 45 बराबर कितना आएगा भाई? 15 डिग्री का। कितने का अंतर आ रहा है? 15 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो देखिए हल करेंगे, यहाँ मैं हल कर रहा हूँ इधर। नगर हल नगर है और नगर है के बीच कितने देशांतर का अंतर है? के बीच देशांतरों का अंतर, देशांतरों का अंतर। देखिए अंतर निकालेंगे। 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर कितना आएगा? 15 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए, एक देशांतर से दूसरी देशांतर, एक देशांतर से दूसरी देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। एक देशांतर से दूसरी देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है भाई। अब आगे देखिए, तो कितने देशांतर है? 15 देशांतर। तो 15 देशांतर को पार करने में, इसलिए 15 देशांतरों को पार करने में समय लगेगा 15 इंटू 4 बराबर कितने हो गए? 60 मिनट। 60 मिनट के घंटे बनाइए। एक घंटे कितने मिनट होती है? 60 मिनट का भाग दे देंगे तो कितना आ गया? 1 घंटा। अब आगे देखना, आगे क्या कहता है कि नगर है नगर में का आपको समय ज्ञात करना है, इसलिए नगर में लिखना पड़ेगा। नगर में ज्ञात समय ज्ञात होगा जिसके बारे में हमको समय प्राप्त है, समय की जानकारी है। नगर में ज्ञात समय
के पूर्व, ज्ञात समय के पूर्व में स्थित है, ज्ञात समय के पूर्व में स्थित है। तो समय क्या होगा? तो समय आगे होगा, आगे होगा। अगर अज्ञात समय पश्चिम में होता तो समय क्या होता? पीछे होता। इस बात की आपको जानकारी रखनी है। ज्ञात समय और अज्ञात समय, ज्ञात समय अगर ज्ञात समय पश्चिम में है, समय पीछे होगा। अज्ञात समय अगर पश्चिम में है तो समय पीछे होगा, और अगर पूर्व में है तो समय क्या होगा? आगे होगा। तो यहाँ देखिए, इधर ये ज्ञात समय है, नगर है, इसमें सुबह के 9 बज रहे हैं, और अज्ञात समय है नगर वह का, जिसको हमको ज्ञात करना है। ये कहाँ पर है? ये ज्ञात समय है और ये अज्ञात समय है। अज्ञात का मतलब इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। पूर्व में है तो पूर्व में होगा तो समय क्या होगा? आगे होगा। जैसे यहाँ सुबह के 9 बज रहे हैं, सुबह के 9 बजे हैं। पूर्व में होने के कारण जो 1 घंटा है वो क्या होगा? इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ कितने बजे आएंगे? 9 बज रहे, 1 घंटा जोड़ेंगे तो कितने बजे आएंगे? 10 बजे। तो ना का समय क्या हो गया भाई? 10 बजे। इसी प्रकार समय को ज्ञात किया जाता है। अब आगे देखिए, अगला अपना बिंदु था कि भारत विश्व के कौन से गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि हर बार प्रश्न परीक्षा में, किताब में भी बार बार आपसे पूछे जाते हैं कि साहब समय का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। इसलिए इन बिंदुओं पर आप बीच बीच में ध्यान देते रहें।